देखो बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय एक संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों का हल हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 कहता है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 1 3 हों और जो समतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, उनकी कितनी संख्या होगी। देखिए बच्चों, कुछ बात करते हैं अपन स्लाइड लेके। जैसे कि आपको समुच्चय दिया गया है a, और a में अवयव हैं आपके पास 1 2 3। एक संबंध r परिभाषित कर रहे हैं अपन, a से a के अंदर परिभाषित कर रहे हैं। तो देखिए r में क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 2 और 1 3 तो होने ही चाहिए, उसके साथ समतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए तथा संक्रामक नहीं होना चाहिए। बात करते हैं। तो समतुल्य होना चाहिए तो r कुछ इस तरह का होगा बच्चों कि उसमें 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का 2 के साथ और 3 का संबंध 3 के साथ बनना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक अवयव जब स्वयं के साथ संबंध बनाता है तो ऐसा संबंध समतुल्य कहलाता है। आगे कहता है क्वेश्चन कि 1 2 और 1 3 इसके अंदर अनिवार्य रूप से रहने चाहिए। बिल्कुल छोड़ दिए, संबंध को समतुल्य बनाया, उसके अंदर 1 2 और 1 3 रख दिए, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध जो है आपका सममित भी होना चाहिए। अब ये सममित नहीं है। सममितता का मतलब क्या होता है, यदि a का b के साथ हो तो b का a के साथ हो। तो देखिए यहाँ पर 1 का 2 के साथ हो रहा है तो 2 का 1 के साथ मिलना चाहिए, 1 का 3 के साथ संबंध बन रहा है तो 3 का 1 के साथ बनना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर 2 1 और 3 1 ये अवयव भी आपको लेने पड़ेंगे, ये संबंध भी आपको दिखाने पड़ेंगे। अब सममितता इसके अंदर आ चुकी है बच्चों, ये सममित संबंध भी है। ठीक है। संक्रामकता के बारे में कहा गया है कि ये संक्रामक होना चाहिए, यानी पीछे देखिए कि संक्रामक नहीं है। अब आप देखिए ये संबंध संक्रामक नहीं है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं संक्रामक नहीं है। देखिए यहाँ पर अपन लिखते हैं कि 2 का 1 के साथ संबंध है, बिलोंग्स टू r, तथा 2 का 1 के साथ मिल गया और 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ संबंध है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए इसको मैं a लूँ, इसको b लूँ, इसको b लूँ, फिर इसको c लूँ, तो a का c के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 2 का किससे मिलना चाहिए संक्रामकता का संबंध बनने के लिए, 2 का 3 के साथ। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप कहेंगे r संक्रामक नहीं है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर r संक्रामक नहीं है। परंतु बच्चों, अगर मैं इसके अंदर एक भी अवयव और मिला दूं, जैसे कि मैं 2 का 3 के साथ कर दूं या 3 का 2 के साथ कर दूं, तो फिर आपको सममितता के लिए उसका अपोजिट अवयव ले लेना पड़ेगा और फिर संबंध संक्रामक हो जाएगा। तो ये संबंध संक्रामक नहीं है। चलिए ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अगर r कुछ इस तरह से होता कि 1 का 1 के साथ होता, 2 का 2 के साथ होता, 3 का 3 के साथ संबंध होता, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ बनाना अनिवार्य है क्वेश्चन के हिसाब से, तो सम्मित करने के लिए आपको उल्टा भी करना पड़ता, 2 का 1 के साथ और 3 का 1 के साथ भी बनाना पड़ता। इसके बाद अगर एक भी संबंध आप और बनाते हैं, माना कि 2 का 3 के साथ बनाते हैं, तो बच्चों को 3 का 2 के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सम्मित करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में संबंध संक्रामक हो जाएगा। देखिए, जब आप 2 का 3 के साथ नहीं बना रहे थे तब तक तो संक्रामक नहीं था, आपने खंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि r संक्रामक नहीं है। क्यों? बिकॉज 2 3 नॉट बिलोंग्स टू r। लेकिन यहाँ पर तो 2 3 बिलोंग कर गया ना r से, इसलिए संबंध को संक्रामक हो जाना होगा। तो ये संबंध संक्रामक नहीं है, परंतु ये समतुल्य भी है, ये समतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, अर्थात तुल्यता संबंध है।
तो नीचे वाला संबंध तुल्यता संबंध है, एक भी अवयव और मिलने से तुल्यता संबंध बन जाएगा तो वो संक्रामक हो जाएगा। परंतु अगर संबंध को इतना ही परिभाषित करते हो तो फिर क्या कहोगे कि संबंध संक्रामक नहीं है। देखिए समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि 1, 2 और 1, 3 को शामिल करते हुए ऐसा संबंध प्राप्त करने का कि आपका संबंध क्या हो जाए, समतुल्य, सम्मित परंतु संक्रामक न रहे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 1। आपको ऐसा एक ही संबंध प्राप्त हुआ। अगर आप आगे कोशिश करते हैं तो फिर संबंध संक्रामक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 17, यदि a बराबर 1, 2, 3, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए। यानी कि 1, 2 होना चाहिए उसके अंदर अनिवार्य रूप से। पिछले केस में जैसे 1, 2 और 1, 3 होना चाहिए था, इसमें सिर्फ एक ही 1,2 क्रमित युग्म होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर पास में बात कर लेते हैं। इसी साइड में आपके पास एक संबंध R परिभाषित कर रहे हैं A से A में, जहाँ A बराबर कितना है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, एक संबंध R इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि वो तुल्यता हो, तो उसमें समतुल्यता होनी चाहिए बच्चों, सम्मितता होनी चाहिए और संक्रामकता भी होनी चाहिए। तीनों चीज़ मिलके तुल्यता संबंध बनाती हैं। तो हम कहेंगे एक प्रत्येक अवयव का खुद के साथ होगा तो समतुल्य हो जाएगा, 1,1 मिलेगा, 2,2 भी मिलना चाहिए, 3,3 भी मिलना चाहिए। तो यहाँ समतुल्यता आ गई। अब सम्मितता 1, 2 कह रहा है कि बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए, तो बच्चों 1, 2 को इसके अंदर समाहित कर देते हैं। अब ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है क्योंकि 1, 2 का उल्टा 2, 1 भी मिलना चाहिए, तो 2, 1 भी लेना पड़ेगा। 2, 1 ले लोगे तो ये अब सम्मित हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया है। 1 का 2 के साथ हो गया, 2 का 1 के साथ हो गया, विपरीत संबंध मिल गया तो सम्मितता आ गई इसके अंदर। तो बच्चों ये संक्रामक भी है। ये संबंध क्या क्या है देखिए, समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। तीनों चीज इसके अंदर आ रही है। तो फिर क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। तो एक संबंध तो आपका ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कुछ इस तरह से बनाए तो R इक्वल टू देखिएगा 1,1, 2,2, 3,3 और फिर 1,2 होना ही चाहिए और 2,1 निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 1,2 को अनिवार्य रूप से लोगे तो सम्मितता लाने के लिए 2, 1 को लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर बच्चों 1, 3 मान लो मैं ले लेता हूँ, एक बिंदु मैंने और जोड़ दिया 1, 3, क्योंकि इससे कुछ अलग बनाना है। तो 1, 3 आपने इसके अंदर जोड़ दिया, तो बच्चे कहेंगे सम्मितता लाने के लिए 3, 1 भी जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। 3, 1 भी रख दिया। अब देखो 1, 3 रख दिया, 3, 1 रख दिया, तो मैं यहाँ से बच्चों को कहना चाहूँगा कि मैं जब 2, 1 की बात करूँ कि 2,1 इसके अंदर रखा हुआ है, ये रखो 2,1, फिर उसके बाद 1,3 भी रखा गया, तो 2,3 भी होना चाहिए, नहीं तो संक्रामक नहीं रहेगा। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका B, ये आपका C। तो देखिए A का B के साथ हो, B का C के साथ हो, तो A का C के साथ मिलना चाहिए, यानी 2 का 3 के साथ मिलना चाहिए, नहीं तो ये संक्रामक नहीं रहेगा। और संक्रामक नहीं रहेगा तो तुल्यता संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अनिवार्य रूप से इसमें 2, 3 को रखना पड़ेगा। 2,3 रखोगे तो सम्मित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2, 3 का उल्टा 3,2 भी होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 3,2 भी अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा। तो बच्चों ने देखा इस तरह का एक संबंध नया और प्राप्त हो गया जो कि तुल्यता संबंध है और जिसके अंदर दिया गया अवयव 1,2 शामिल है। तो ऐसे संबंधों की संख्या 1 और 2 यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले पर चलते हैं, क्या कहता है देखिए, मान लीजिए f R में परिभाषित है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं। x से बड़े मान के लिए, x पॉजिटिव 0 से बड़े मान के लिए मान कितना निकल कर आता है फलन का 1, यानी कि जब x धनात्मक राशि हो, धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो फलन सदैव 1 पे रहता है और x बराबर 0 पे फलन 0 पर आ जाता है। और
x जब ऋणात्मक हो, मतलब कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो, तो उसके लिए फलन का मान कितना हो जाता है, -1। ग्राफ आपको दिखाएं, आपको ग्राफ बनाया हुआ है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये आपका O यहाँ पर 0 पर 0 रहेगा, और ये आपका ये सारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, धनात्मक राशियों के लिए मान 1 और ऋणात्मक राशियों के लिए मान -1। ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है, जिसको हिंदी में चिन्ह फलन कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, जैसे 2.5 का महत्तम पूर्णांक लेते हो तो सबसे बड़ा पूर्णांक 2.5 के अंदर कौन है, 2, तो आंसर कितना आता है, 2। ये महत्तम पूर्णांक इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसका ग्राफ भी आपको दिखाया था, सीढ़ी नुमा चलता है, आपने देखा होगा इस तरह से, है ना। ये सीढ़ी नुमा ग्राफ आता है, आप पीछे के भाग पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वो क्या है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 0 से 1 तक के जो x के मान होंगे उसमें दोनों फलन समपाती हैं क्या। समपाती का मतलब समान मान प्राप्त करते हैं क्या। तो कोई एक अवयव ऐसा खोज लूँ मैं 0 से 1 के बीच में जिस पर समान मान प्राप्त न करें, तो GOF और FOG को हम कह देंगे कि समपाती नहीं है। तो FOG और GOF इनके लिए निकाले और उस मान पर हम देखें कि दोनों के मान समान प्राप्त हों एक ही पॉइंट पे, तो हम कह देंगे समपाती है। और अगर कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए, कोई x का मान ऐसा मिल जाए जिस पर GOF कुछ अलग मान दे देता है और FOG कुछ अलग मान दे देता है, मतलब बराबर नहीं आ पाते हैं, तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये समपाती नहीं है। ठीक है, बात करते हैं FOG और GOF की। आगे लिखते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि fx इक्वल टू है चिन्ह फलन। चिन्ह फलन परिभाषित किया गया है 1, 0, -1। ये कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। ये कब, जब x इक्वल टू 0। और ये कब, जब x लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद आपको gx इक्वल टू दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन, किसका, x का, ये दिया गया है, जहां आपका f R2R में परिभाषित है और g भी R2R में परिभाषित है। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित किया गया है। बात कर रहे हैं किस पर, जब x किससे बिलोंग करे, x बिलोंग करे 0 से 1 तक। इसमें समपाती होने की बात की गई है GOF की और FOG की। तो माना x बराबर 0.5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 0.5। तो देखते हैं FOG निकाल कर देखते हैं 0.5 पे। 0.5 देते हैं x की जगह, तो FOG 0.5 को सबसे पहले डील कौन करेगा, g। f बाहर रहेगा, g ऑफ 0.5 ये आ जाएगा। 0.5 g को देंगे, g कहाँ है, ये रहा आपका gx इक्वल टू x का मापांक। तो बन जाएगा f बाहर रहेगा, ये x दोगे तो x का महत्तम पूर्णांक निकलेगा, तो 0.5 का महत्तम पूर्णांक आपका निकला। तो f के अंदर कितना है, 0.5 का महत्तम पूर्णांक बच्चे जानते हैं कितना हो जाएगा, 0। और जब f को 0 देंगे, तो f को 0 देते हो, x बराबर 0, तो मान कितना आता है, 0, तो आगे वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरी बात, GOF की बात कर लेते हैं। GOF को जब 0.5 देते हैं तो क्या होता है, तो 0.5 को सबसे पहले डील कौन करेगा, अब f, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन कौन है, f। तो g बाहर में रहेगा, अंदर में f ऑफ 0.5 हो जाएगा बच्चों। g बाहर में रहेगा, 0.5 को कौन डील कर रहा है, f 0.5 0 से बड़ा होता है तो मान कितना आ जाएगा, 1। अंदर में कितना हो जाएगा, 1 और g 1 यानी कि 1 का महत्तम पूर्णांक। 1 का महत्तम पूर्णांक कौन होता है, 1। आपने देखा बच्चों, FOG को 0.5 दिया तो मान कितना आया, 0। और GOF को 0.5 दिया, जो कि आपके इस अंतराल में है 0.5। 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या मैंने दे के देख ली, तो मैंने देखा ये वैल्यू बराबर नहीं है। अतः अंतराल क्या, 0 से 1 के अंदर में GOF तथा FOG समपाती नहीं है। ये आपने स्टेटमेंट दे दिया, तो आपने सिद्ध करके बता दिया कि 0 से 1 के मध्य में हमें एक ऐसी x की वैल्यू मिल गई जिस पर कि FOG कुछ अलग मान निकाल कर बता रहा है, GOF कुछ अलग मान निकाल कर बता रहा है। तो फिर कैसे समपाती हो सकते हैं बच्चों,
आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय AB में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होगी? देखिए, एक समुच्चय है, समुच्चय का नाम है A, B, इसमें 2 अवयव हैं, तो इसमें कोई द्विधारी संक्रिया परिभाषित की गई है और उस द्विधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी है, आपसे ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो बच्चों, द्विधारी संक्रिया होती क्या है? द्विधारी संक्रिया एक फलन की तरह बिहेवियर करती है। जैसे कि आपने परिभाषा में लिखा था कि द्विधारी संक्रिया किसी समुच्चय A में परिभाषित द्विधारी संक्रिया एक फलन है जिसका प्रांत A क्रॉस A है तथा जिसका सह प्रांत A है। मान लीजिए कि ये A है, क्या ये जो समुच्चय दिया गया है A, द्विधारी संक्रिया का नाम मान लीजिए स्टार, माना, ये मान रहे हैं अपन, माना स्टार जो है आपकी द्विधारी संक्रिया है। द्विधारी संक्रिया का प्रांत क्या बनेगा? A क्रॉस A और सह प्रांत क्या बनेगा? A। ये परिभाषा से आया है, परिभाषा से हमने जाना है। तो A क्रॉस A में अवयवों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ A क्रॉस A बराबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि नंबर ऑफ A कितना है? नंबर ऑफ A में अवयवों की संख्या कितनी है? 2, तो A क्रॉस A में 2 गुणा 2 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और नंबर ऑफ A आपने ऊपर बता ही दिया, A में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो सह प्रांत में तो 2 अवयव हैं और प्रांत में कितने अवयव हैं? 4। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट देते हैं, यदि नंबर ऑफ A इक्वल टू 2 हो तथा नंबर ऑफ B इक्वल टू 3 हो, यानी कि A में अवयवों की संख्या 2 हो तथा B में अवयवों की संख्या 3 हो, या कुछ mn ले सकते हैं आप। देखिए, इस तरह से ज़रूरी नहीं है कोई निश्चित वैल्यू लें, आप ले सकते हैं यहाँ पर तो n हो और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो? m हो। तब A से B में परिभाषित फलनों की संख्या होगी, कितनी होगी? देखिए, तब A से समुच्चय कोई फलन कहाँ से A से B में परिभाषित किया जा सके, तो ये अलग अलग प्रकार के तुम फलन बना सकते हो। उन फलनों की कितनी संख्या होगी? उन फलनों की संख्या होगी m की पावर n। कितनी होगी? m की पावर n। अब संक्रिया तो A, समुच्चय A में परिभाषित संक्रिया कितनी हो जाएंगी? स्टार की संख्या, द्विधारी संक्रिया स्टार की संख्या, जो कि क्या है बच्चों? एक फलन है, आपने देखा। उसका प्रांत कितना है? A क्रॉस A। प्रांत में कितने अवयव हैं? 4। और यहाँ पर कितने अवयव हैं? 2। तो 2 की पावर 4 हो जाना चाहिए इसी सिद्धांत से। यहाँ पर भी देखिए आपका फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित था? A से B में। A में कितने अवयव थे? n, और B में कितने अवयव थे? m। तो अगर m इसमें है, n इसमें है, तो अवयवों की फलनों की संख्या कितनी बनी? सह प्रांत के अवयवों के ऊपर घात लग जाती है प्रांत के अवयवों की। तो यहाँ पर भी ये स्टार द्विधारी संक्रिया एक फलन है, तो प्रांत में कितने अवयव हैं बच्चों के पास? 4। और सह प्रांत में कितने अवयव हैं? 2। तो कितने बननी चाहिए संक्रिया? 2 की पावर 4 इस सिद्धांत से बराबर 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 16 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने सारे भाग पीछे के पढ़े और आपने देखा कि आपने विविध प्रश्नमाला के सभी प्रश्नों का हल प्राप्त कर लिया। अगले जो भाग आएंगे उनमें हम विविध प्रश्नमाला के सभी उदाहरणों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।